नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज हम बात करेंगे सियासत की। सियासत जो बिजली को लेकर हरियाणा में हो रही है। वैसे सियासत को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। जी हां, जब विपक्ष में रहो तो विरोध करो और जब सत्ता में आ जाओ तो वही रास्ता अपना लो। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो निजीकरण के खिलाफ खूब हल्ला मचा रही थी, लेकिन अब सत्ता में आई है तो निजीकरण की राह पर चल पड़ी है। रोडवेज को निजी हाथों में सौंपने के बाद अब हरियाणा की मनोहर सरकार बिजली निगम को निजी हाथों में सौंपने की राह पर बहुत तेजी से भागती दिखाई दे रही है। सरकार ने 23 सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंप दिया है और बिजली कर्मचारी इसका डटकर कड़ा विरोध कर रहे हैं। सरकार निजीकरण से पीछे हटने को तैयार नहीं है तो कर्मचारी हड़ताल पर जाने की जिद पर अड़े हैं। अब सवाल यह है कि हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों से कैसे निपटेगी, हरियाणा को ब्लैक आउट से कैसे बचाएगी और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या सरकार के पास निजीकरण के अलावा कोई विकल्प है या नहीं। ये विकल्प क्या हो सकता है, विकल्प है या नहीं, या फिर आज 10 बजे से जनाब आप सबके घरों में बत्ती गुल हो सकती है और खुदा न खास्ता बत्ती गुल हो गई तो आप अंधेरे में होंगे और जब अंधेरे में होंगे तो एसी नहीं चलेगा, पंखा नहीं चलेगा और फिर जागेगा मेरा हरियाणा। और बहुत सारे सवालात हैं जो बिग बुलेटिन के मार्फत आज हम आपके समक्ष रखेंगे वरिष्ठ पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट जिसके जरिए हम खुद समझने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि बिग बुलेटिन की बिग डिबेट का ये मौजू आज हमने रखा क्यों है। हरियाणा सरकार की ओर से और बिजली कर्मचारी सर्व कर्मचारी संघ और महासंघ के ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ मीटिंग हुई। कर्मचारी नेताओं के साथ बहुत सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से हमारी बहुत सकारात्मक बात हुई है। हमने हर पहलू पर उनकी 10 डिमांड थी, हर पहलू की हमने चर्चा करके उनसे बात की है। कैसे मंत्री जी कैसे सकारात्मक रही बातचीत। अगर बातचीत सकारात्मक होती तो उसी बैठक से बाहर निकले यूनियन के नेताओं के सुर आपके सुर से जुदा ना होते। बहस के बाद मतलब अधिकारियों और मंत्री महोदय ने लगातार बात हमारी सुनी और हमने इनसे कहा कि अगर ये 23 दफ्तर चले गए तो बहुत कैजुअलिटी होगी, क्योंकि 3 साल में 750 कर्मचारी मर गए। इसलिए हर प्रयास के बावजूद भी आज की बातचीत हमारी बेनतीजा रही। और जब उन्होंने बार बार ये कहा, बल्कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी पावर ने ये कहा कि आप जो 23 दफ्तर देने की बात करते हो, आप क्यों नहीं उस एजेंसी के साथ हमारा कंपटीशन करवाना चाहते काम। बिजली कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल का ऐलान किया तो सरकार ने पहले एस्मा लगाया और फिर बातचीत के लिए बुलाया। चंडीगढ़ में करीब 4 घंटे की मैराथन बैठक चली और बैठक बेनतीजा रही। तो फिर कर्मचारियों ने आज रात 10 बजे से हड़ताल का ऐलान कर दिया। जो सरकार ने कमेटी गठित हुई थी माननीय पवार जी की अध्यक्षता में, उससे हमारी 2 दौर की बात हुई। उसमें हमने हरचंद कोशिश की कि सरकार जो हमारी डिमांड है 23 सब डिवीजन का निजीकरण ना करे। सरकार अपनी तरफ से दलील देती रही। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो सरकार निजीकरण के लिए इनको दे रही है, ये सरकार आधे पैसे में हमारे को दे दे और 3 महीने तक समीक्षा करें। अगर हम वो काम पूरा आधे पैसे में पूरा करके नहीं दिखाते हैं तो सरकार उनको दे दे। अगर हम करके दिखाते हैं बेहतर रुपये तो सरकार उनके जो अवार्ड दिया है उसको निरस्त कर। और हम उस टाइम हम कह करके आए थे कि भाई अगर ये आपको फैसला ठीक लगे तो सुबह हमें मैसेज दे देना, हम अपनी बात आप करें। लेकिन सरकार ने अब तक कोई मैसेज नहीं दिया। इसलिए निश्चित तौर पर बिजली कर्मी
अपनी मांगों को मनवाने के लिए आज रात से 10 बजे से 48 घंटे की हड़ताल पर जाएंगे। बहरहाल कर्मचारी अपनी जिद पर अड़े हैं। अब देखना होगा कि सरकार कर्मचारियों से कैसे निपटती है और हरियाणा की आवाम को ब्लैकआउट से कैसे बचाती है। ईटीवी न्यूज के लिए अंबाला से आशीष अग्रवाल के साथ चंडीगढ़ से अनूप कुमार की रिपोर्ट। कर्मचारी नेताओं को आपने सुना कि आज रात 10 बजे से वे हड़ताल पे जाएंगे। अब रात 10 बजे आपके घर में बिजली होगी नहीं होगी इस बारे में अभी फिलहाल हम तो कुछ नहीं बता सकते, लेकिन बिजली नहीं होती तो फिर आज पूरी रात जागेगा हरियाणा। हम अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल सरकार ने बिजली निगम के 23 डिवीजन ऐसे हैं जिनको मेंटेनेंस के लिए निजी हाथों में सौंप दिया है और कर्मचारियों को यह फैसला रास नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, बिजली के कर्मचारी निजीकरण का जो फैसला सरकार ने लिया है इसके समेत कई और मांगे भी सरकार के समक्ष रख रहे हैं। क्या है वो मांगे और फैसला रास क्यों नहीं आ रहा है, इस पे भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और उसके बाद हम सीधा चलेंगे बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी बेशक निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद करती रही हो, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बाद सूबे की मनोहर सरकार को निजीकरण रास आने लगा। पहले रोडवेज में निजीकरण का रास्ता अख्तियार किया गया, फिर सरकार ने बिजली निगम को निजी हाथों में सौंपने का मन बना लिया। सरकार ने 23 सब डिविजनों को निजी हाथों में सौंपा तो बिजली कर्मचारियों में उबाल आ गया और हरियाणा के हर हिस्से में इस फैसले का विरोध होने लगा। निजीकरण का फैसला वापस लेने समेत कई मांगों को लेकर बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन छेड़ दिया। मनोहर सरकार ने जिन 23 सब डिविजनों को निजी हाथों में सौंपा है उनसे सूबे को 33% राजस्व मिलता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश के कुल 273 सब डिविजनों से कुल 2400 करोड़ रुपए का राजस्व आता है और जिन 23 सब डिविजनों का निजीकरण किया है उनसे 700 करोड़ का राजस्व आता है। अब आपको बताते हैं कि सरकार की योजना क्या है। दरअसल 23 सब डिविजनों में मेंटेनेंस का काम ठेके पर दिया गया है। जेई और एसडीओ का काम सिर्फ सुपरविजन करना होगा। हर 2 साल बाद कंपनी ठेका ले सकेगी। लॉ एंड लॉस और कट लगने पर कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकेगा। कर्मचारियों की मांग है कि सरकार निजीकरण का फैसला वापस ले, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, खाली पदों पर नियमित भर्ती की जाए, जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है उनकी बहाली की जाए, पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार की रिपोर्ट। तो जो शंका अब हरियाणा के निवासियों के दिलो दिमाग में आ रही है वो ये कि रात को 10 बजे के बाद अब आपके घरों में बिजली होगी या नहीं, और अगर घरों में बिजली नहीं होगी तो जैसा कि हमने कहा कि आगे बढ़ेगा हरियाणा, लेकिन रात को जागेगा हरियाणा। जागेगा इसलिए क्योंकि जब बिजली नहीं होगी गर्मी ज़्यादा होगी, पंखे चलेंगे नहीं, एसी चलेगा नहीं, तो बाहर घूम रहा होगा हरियाणा। और जो बिजली के कर्मचारी हैं उनके साथ साथ जो हरियाणा की सरकार है उनको भी कोस रहा होगा हरियाणा। अब ये होगा या नहीं होगा ये तो 10 बजे तक हमें इंतज़ार करना होगा। बहरहाल आज की ये जो परिचर्चा है आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं रण सिंह मान साहब को, जो अपनी कमान में काफ़ी सारे तीर इकट्ठे कर कर बैठे हैं। कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरी खबर के दौरान जो विश्लेषण है उसका कार्य करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक ट्रिब्यून के पूर्व संपादक नरेश कौशल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ तो वीरेंद्र धनखड़ साहब जुड़े हैं, बिजली कर्मचारी हैं,
महासचिव हैं कर्मचारी संघ के रोहतक से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा देवी प्रसाद भट्ट साहब जुड़े हैं, आप भी कर्मचारी नेता हैं, आपका भी स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के संजय जी को कितना बिजली का करंट आज लगेगा ये आप अभी देखेंगे अगले 1 घंटे में, बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का पक्ष आप हमारे समक्ष रखेंगे। और इनेलो के प्रवक्ता धीर गंभीर मुद्रा में रविंद्र ढुल साहब बैठे हैं, ये भी इस बिजली के करंट को कितना सरकार तक पहुंचा पाते हैं ये देखना भी बाकी है। पहला सवाल आपका संजय जी, क्योंकि आप सरकार से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो आज काफ़ी आगे बढ़ेगा हरियाणा, क्योंकि पूरी रात जागेगा हरियाणा। और कहा भी जाता है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो आज पाने का समय है। नहीं, सरकार ने देश के प्रदेश के पूरे वासियों को बिजली देने की पूरी व्यवस्था की है। अच्छा। किसी भी व्यक्ति को इस बात से चिंतित नहीं होना चाहिए कि उनको बिजली नहीं मिलेगी। सरकार ने प्रबंध किया था, एस्मा इसलिए लगाई थी ताकि जो जरूरी आवश्यक चीजें होती है उनमें बिजली एक है, वो हर व्यक्ति को मिले। लेकिन कर्मचारी नेता कुछ नाजायज मांगों पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण से बात सिरे नहीं लग रही। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि 23 सब डिवीजनों की बात ये कर रहे हैं, हमने 23 की नहीं कही। इन्होंने जो बात कही कि हमें भी कुछ सब डिवीजनों में मौका दिया जाए, इसलिए हमने फरीदाबाद की 4 सब डिवीजन इनको दे दिए कि वो भी रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। और उन लोगों का क्या कसूर है जो बिल पूरा भरते हैं, जो बिजली की चोरी नहीं करते हैं? अगर उन सब लोगों ने रेवेन्यू पूरा दे करके 23 सब डिवीजन के अंदर अच्छा रेवेन्यू जनरेट कराया है, तो उनमें हम ये चाहते हैं कि एक आदर्श व्यवस्था नीचे तक खड़ी हो, ताकि लोग पैसा पूरा दें तो बिजली भी पूरी मिले। मतलब आपकी सरकार कहीं ना कहीं ये मान चुकी है कि आपकी सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको संभालने में आपकी सरकार नाकाम हो चुकी है, इसलिए प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाए। जो सरकारी अधिकारी हैं वो आपकी बात सुनते नहीं है, ये निकालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। हमेशा देखो, आप पूरे देश के अंदर भी आप देखो कि अर्थव्यवस्था खुल रही है, आज से नहीं है, 1991 से खुल रही है। तो सरकार की ये मंशा है कि चीजों को और व्यवस्थित किया जाए और बेहतर की ओर लेकर जाना और बेहतरी की तरफ लेकर जाना, ये सरकार की मंशा है। लेकिन ये तो झोल झाल लग रहा है, माफ कीजिएगा। जैसे इसमें जो 23 सब डिवीजन है, इसमें रोहतक में 2 हैं, सोनीपत में 2, झज्जर, पानीपत, पंचकुला, हिसार, इन सब में 2-2 हैं, फरीदाबाद में 4 हैं, गुड़गांव में 5 हैं, करनाल में 1 है, यमुनानगर में 1 है। ये जो नाम लिए ये सारी की सारी सब डिवीजन ऐसी हैं जो कमाऊ पूत हैं, जहां से फायदा हो रहा है। और ये फायदे वाली जगह ही निजी लोगों ने चुनी है, वो वाली जगह नहीं चुनी जहां पर सालों से बिजली चोरी हो रही है या बिजली पहुंची नहीं है। तो अगर सुधार करवाना था प्राइवेट हाथों से तो ऐसी जगह चुनी होती जहां पे आपकी सरकार की कर्मचारियों की नुमाइंदगी कमजोर है। ये तो बेहतर जगह थी, ये क्यों दे दी निजी हाथों में? इसलिए दी ना मुकेश जी कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनको उस तरह की उत्तम क्वालिटी की सर्विसेज भी मिलनी चाहिए। और ये सारा कुछ नहीं दिया, केवल मेंटेनेंस की बात दिया। और मेंटेनेंस भी कुछ चीजों में कि अगर पेड़ गिरने के कारण से कोई तार खराब होगी तो वो ठीक कर दे, कोई टेंशन वायर है उसको ठीक करना हो, कोई फ्यूज उड़ गया है तो उसको ठीक करना हो, केवल नीचे, और वो भी निजी हाथों में नहीं। चलिए आउटसोर्सिंग से बात, आउटसोर्सिंग की बात कराते हैं। ये जो मेंटेनेंस का कार्य दिया गया है, इस मेंटेनेंस के कार्य को मैं नहीं, जो बिजली कर्मचारी हमारे साथ में हैं देवी प्रसाद भट्ट साहब, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए कि कौन सी जो डिवीजन है उसको कितने लाख रुपए के ठेके में दिया गया है और उसके बदले सरकार को क्या मिलने वाला है? जो बिजली की सब डिवीजनों को निजी हाथों में जो है सरकार ने दिया है, वो आज सारी 23 सब डिवीजनें हैं। जैसे आपने बताया, जिस शहर का नाम लेके बताया, वो जो है 17 लाख से लेकर के 24,85,000 तक के ठेके दिए गए हैं। और उसमें जो है कितने लाख के, एक बार फिर से बताना आंकड़ा, थोड़ा दर्शकों को समझ में आ जाए। 17 लाख से लेकर के और 24,85,000 तक। अच्छा, और जो 17 लाख से लेकर 24 लाख तक जिस ठेकेदार को दिए जाएंगे, वो इन लाखों रुपए के बदले में क्या देने वाला है? वो जो है पर सब डिवीजन, किसी में 41, किसी में 44, किसी में जो है 33, किसी में जो है तकरीबन जो है वो मैक्सिमम जो है 52 कर्मचारी देगा। अच्छा, और उसका हिसाब बनता है, एक सब डिवीजन में 513 जो कर्मचारी बनते हैं उनका 7,000 रुपये जो है वो देगा, जिसका बनता है 35,91,000। हाँ। और दूसरा जो है उसमें 7 जो है सुपरवाइजर अपना देगा। हाँ। अगर वो 15,000 भी उनको देगा तो वो जो है 1,50,000 बनता है। 1,50,000 कितने कर्मचारियों को देगा?
एक लाख जो है सात कर्मचारियों को, 7 जो उसके कर्मचारी होंगे उनको देगा। और ये तो सिर्फ उत्तरी का आंकड़ा है। आप ये बताइए हमें, उत्तरी मोटा हरियाणा मोटा का। सा, इतना हमें समझ में नहीं आता, गणित मेरा बहुत कमजोर है। हम इसका जो आंकड़ा है, बेसिक आंकड़ा मान लेते हैं। आपने बताया 17,000 से 24 लाख, ठीक है। हम बीच का ले लेते हैं, 20 लाख रुपए एक ठेकेदार को दे रहे हैं। उसमें से जितने कर्मचारी उसको देने हैं, कितना खर्चा कितना हो रहा है उसको कर्मचारियों को देने में? अगर एवरेज उसका हम एक कर्मचारी की 20,000 ही मान लेते हैं। 12 सब डिविजनें जो है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम की हैं, जिसका टोटल खर्चा जो है, जो अगर वो कर्मचारियों पे जितने उन्होंने कर्मचारी देने हैं इन 12 सब डिविजनों को, वो 36 लाख 96 हजार है। और सरकार ने, हमारे निगम ने इसको जो है 135 करोड़ 50,764 रुपए में ठेका दिया है, जिसका टोटल हमारे 35-36 लाख रुपए देना होगा और हमारी सरकार ने उनको 1,36 करोड़ दे दिया। हम तो ये मानते हैं ये जो 98,054 मोटा सा बता रहे हो 58,054 है कि आपके मुताबिक जो सीधे सीधे शब्दों में आप आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, हम आपके शब्दों को समझ पा रहे हैं। मोटा मोटा 1 करोड़ रुपए का झोल झाल इसमें आरोप लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि किसी ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ नहीं होगा, 50 लाख होगा, 50 नहीं होगा, 25 लाख होगा, 25 नहीं होगा, 10 लाख होगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है, इस पर कांग्रेस की हम राय लेते हैं। हालांकि जो पिछली सरकार थी, हुड्डा साहब की सरकार, उनके जो अधिकारी थे उन्होंने भी ये सलाह दी थी हुड्डा साहब को कि आप ये निजीकरण करवा दीजिए, बिजली की चोरी बहुत हो रही है, नुकसान बहुत हो रहा है। लेकिन हुड्डा साहब नहीं माने थे। अब मनोहर जी तो मान गए इस बात को, तो अब क्या राय है आपकी मान साहब? नहीं, ऐसा प्रस्ताव उस टाइम भी आया था, लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया। वही तो हम कह रहे हैं। हाँ जी। अब जो दूसरी बात है महत्वपूर्ण ये है कि ये स्थिति जो आज आई, जिसका हरियाणा को जागना पड़ेगा बिजली न होने की वजह से, ये कोई एक दिन में नहीं आई। ये भारतीय जनता पार्टी का कुछ चरित्र इस तरह का है, समझ इस तरह की है कि उस मुसाफिर की तरह से जो रेल स्टेशन छोड़ चुकी होती है, अगले पे चली जाती है, तब ये स्टेशन पे पहुंचते हैं जी। और जो लास्ट रिजोर्ट हो वो उसको पहले इस्तेमाल करते हैं। अब एक दिन में ये स्थिति पैदा नहीं हुई। बहुत दिनों से जो कर्मचारी थे अपनी बात कर रहे थे। आपका इशारा जो लास्ट स्टेज है वो एस्मा की तरफ है, एस्मा की जो स्थिति है लास्ट में आनी चाहिए थी, यही कहना चाहते हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये स्थिति आने की जरूरत नहीं थी। यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई अचानक पता नहीं चला कि तुरंत उन्होंने एस्मा लगाया हो। बहुत दिन से कर्मचारी डिफरेंट लेवल पर नीचे अधिकारी बात कर रहे हैं, जिनको सरकार ने कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी थी कि आपने क्या बात करनी है, कहाँ तक पहुँची है, ये ऐसा कोई फीडबैक भी नहीं लिया। और अचानक सरकार ने जो है एस्मा लगाने का निर्णय किया। और जब इसका विरोध हुआ और सरकार के हाथ पांव फूले, तब जाकर के पहली बार एक कायदे के हिसाब से कल मीटिंग होती है। तो ये सरकार की एक तरह से अनुभवहीनता भी कह सकते हो और सरकार की एक नीति भी हो सकती है। वो नीति मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल एक ये बात नहीं है कि कुछ जो सब डिवीजन है उसको वापस आएंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी कांग्रेस की तरफ से ये है कि जब रणनीति को लागू करना चाहिए तो ढिलाई बरतते हैं और जब अंतिम समय आता है तब सरकार कुछ रुचि दिखाती है। वीरेंद्र धनखड़ साहब के पास पहुंच रहे हैं हम सीधा रोहतक से हैं, धनखड़ साहब हैं। तो धनखड़ साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एस्मा लगा है, ये एस्मा भी क्या ऐसा ही होगा जैसे अभी पिछले दिनों जब जाट आंदोलन चल रहा था तो कर्फ्यू लगा हुआ था अलग अलग शहरों में, तो कर्फ्यू लगा तो था लेकिन नजर नहीं आ रहा था। तो एस्मा की भी ये स्थिति रात 10 बजे के बाद होने की संभावना है? कर्मचारी वर्ग क्या कह रहा है? क्या बत्ती गुल होगी हरियाणा की? और जैसा कि हम कह रहे हैं कि बढ़ता हरियाणा आज पूरी रात जागने पर मजबूर हो सकता है बिना बिजली के। मुकेश जी, 2 माह से जो आंदोलन चल रहा था, कल मात्र सरकार ने केवल प्रदेश की जनता को ये दिखाने के लिए कि हमने तो प्रदेश के बिजली कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया था, ये औपचारिकता थी, अनुभवहीनता नहीं है। सरकार ने एक बड़ी चालाकी के साथ प्रदेश की जनता को कन्वे कराने की कोशिश की है। मांगे नहीं थी, जनता का अहम मुद्दा है 23 सब डिवीजन जो प्लस पॉइंट में चल रहे हैं, फायदे में चल रहे हैं, वो निजी हाथों में न दिया जाए। जहाँ तक एस्मा का सवाल आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब हमारी बिजली बोर्ड पावर ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने लिखित रूप से राज्य की सरकार को, पावर एफसी को ये सूचना लिखित रूप से कर दी थी कि हम बिजली को बाधित नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी, तो एस्मा कहाँ से आ गई? मैं
राज्य की सरकार से पूछना चाहता हूं कि एस्मा जो इन्होंने चुनाव में वादे किए थे, कच्चे कर्मचारी को पक्का करना, पंजाब के समान वेतनमान, खाली पदों को भरना, क्या ये वादा भी किया था क्या कि कोई कर्मचारी अगर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा तो उस पर एस्मा लगाई जाएगी? ये जो वादे इरादे जो मीटिंग है उसको हम साइड पे रखते हैं। आज तो क्या है कि आप लोगों ने जो धमकी दी है वो ये दी है कि 10 बजे से आप हड़ताल पे चले जाएंगे, और इस हड़ताल के जो अंदर खाते हमें सूचना मिल रही है कि हरियाणा में आज रात 10 बजे बिजली गुल होने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कर्मचारियों ने ऐसा मन बना लिया है कि बिजली बोर्ड का कर्मचारी जी बिजली बोर्ड का कर्मचारी शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन पर है, शांतिपूर्वक हड़ताल पर है। अगर इस प्रकार की कोई नौबत जनता को असुविधा का सामना करना पड़ता है तो सरकार और बिजली बोर्ड के उच्च अधिकारी ही उस चीज के लिए जिम्मेवार होंगे। सरकार ने कल एट ए टाइम मैसेज जो ना वार्ता का न्योता दिया था, ये 2 महीने से 2.5 महीने से, आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले भी समस्या का निदान हो सकता था। राज्य सरकार के मतलब रात को कहीं आंधी तूफान आया, ग्रिड फेल हो गया, तो धनखड़ साहब या जो हमारे दूसरे कर्मचारी नेता हैं, जो इस वक्त देवी प्रसाद भट्ट साहब चंडीगढ़ स्टूडियो में बैठे हैं, आप रोहतक में बैठे हैं, और आपके दूसरे नेतागण कर्मचारी, वो रात के 10 बजे के बाद तो बिजली ठीक करना नहीं जाएंगे। और ऐसी संभावनाएं, मेरा मन कह रहा है कि रात को उत्पन्न हो सकती हैं, बिजली कहीं से भी खराब हो सकती है। तो फिर हरियाणा की जनता किसके दरवाजे पर जाए रात को 10 बजे के बाद? तो उसके लिए वो राज्य सरकार जिम्मेवार होगी मुकेश जी, 100% राज्य सरकार जिम्मेवार होगी अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो। जी, आपको लग रहा है कुछ ऐसी खामी आ सकती है रात को 10 बजे के बाद कि बिजली खराब हो जाए, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, कैसे ठीक होगी वो? खामी आना एक स्वाभाविक बात, एक गर्मी का मौसम है, हमारे कर्मचारी की तरफ से कोई बाधित नहीं होगा। स्वाभाविक रूप से अगर नेचुरल कोई बात ऐसी होती तो सरकार जिम्मेवार होगी उस चीज के। कर्मचारियों को चाहने वाला कुछ फॉल्ट डाल दे, उसका आप क्या कर सकते हैं? कर्मचारी खुद तो नहीं डालेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल जी। 11 मई का एग्जाम्पल हमारे सामने है। सामूहिक अवकाश के दौरान, सामूहिक अवकाश होने के बाद भी बिजली के कर्मचारी ने ट्रांसफार्मरों को, बिजली घरों को अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए, जनता की प्रॉपर्टी को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूर्ण रूप से देखभाल की थी। ये जो एस्मा का जो सुरसरा सरकार ने छोड़ा है, ये केवल मात्र दबाव की नीति के तहत बिजली कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर एस्मा के चुनाव में आड़ लेकर के कोई कार्रवाई बिजली कर्मचारी पर करने की आज केवल मात्र बिजली के कर्मचारी का सवाल नहीं है, ये हरियाणा के 3.25 लाख कर्मचारियों का एस्मा लगाए तो सरकार बिजली के कर्मचारी पर नहीं, हरियाणा के 3.25 लाख कर्मचारियों पर लगाए। वापस आपके पास लौटेंगे धनखड़ साहब, एक बार रुक करते हैं इनेलो का। इनेलो, ये जो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, ऐसा नहीं है कि अभी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि अभी सत्ता में है तो जाहिर है कि पहले निशाने पर तो सरकार ही रहेगी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर भी ये वाली चीज का मुद्दा उठा था, लेकिन हुड्डा साहब ने इसको अपनाने से मना कर दिया था। मुद्दा जब आपकी सरकार थी इनेलो की, तब भी ये उठा था, क्योंकि बिजली की जो चोरी की समस्या है हरियाणा में, उससे निपटने के लिए सरकार के जो अधिकारी हैं या जो पद पर बैठा मंत्री है, उसको ये आसान लगता है कि इसे कम से कम निजी हाथों में सौंप दो, नुकसान सरकार का कम हो जाए, घाटे का सौदा है, और कम से कम लोगों को बिजली मिल जाए। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये सरकार जो निजी हाथों में देने की तैयारी कर चुकी है, 23 सब डिवीजन की बातचीत हो चुकी है, ये एक्सपेरिमेंट अगर पास होगा फिर और आगे बढ़ाएंगे इसको। मुकेश, देखिए इस बात को, पहली बात तो हम बिजली चोरी की बात करते हैं, वो यहाँ पर समस्या है ही नहीं, क्योंकि जो इन्होंने यूनिट चुनी है वो सारी की सारी रेवेन्यू जनरेशन वाली है और मिनिमम लाइन लॉस वाली यूनिट्स हैं। कोई ऐसी यूनिट इन्होंने नहीं एक्सपेरिमेंट कर करके ऐसी इन्होंने नहीं चुनी है प्राइवेट हाथों में देने के लिए। साहब, ये वाली बात हमने बोल दी। जी बिल्कुल, बोल दी। दूसरी चीज जो है यहाँ पर समस्या क्या है? समस्या ये है कि सरकार ने अपनी पसंदीदा कंपनियों को ये ठेका देने के लिए, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए काम किया है। इसमें कोई भी जनहित इन्वॉल्व नहीं है। जैसा कि माननीय दुष्यंत जी ने एक चिट्ठी भी लिखी है मुख्यमंत्री को, उन्होंने अभी तक कोई भी उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार के मंत्री भी हैं, उनकी कंपनियों को भी इस प्रकार का ठेका दिया जा रहा है, उसके ऊपर सरकार जवाब क्यों नहीं देती है? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि सरकार जो है ये चाहती है कि रेवेन्यू जनरेशन वाली जो यूनिट्स हैं, वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है वो प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कंपनियों को विशेष तौर पर उनके हाथों में सौंप दे। अच्छा। इसलिए इन्होंने ये काम किया है। जहां तक बात कर्मचारी संघों की है, तो हम इस बिजली कर्मचारियों के साथ में हैं,
इसके बारे में तो बिल्कुल स्पष्ट है। सीधा सीधा आरोप लगाओ ना, आप क्यों घुमा रहे हो? आप तो विपक्ष में, सीधा सीधा कहो कि निजी हाथों में जाएगा, निजी हाथों से फिर सरकार को क्या फायदा होगा? ये बताओ आप, ये सरकार में जो लोग हैं उनको क्या फायदा होगा? सरकार को कोई फायदा, सरकार को नहीं, सरकार के अंदर बैठे हुए कुछ मंत्रियों को फायदा पहुंचाने के लिए, सरकार की कुछ पसंदीदा कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए। कौन से मंत्री को फायदा पहुंचा दिया? बताइए किसकी है कंपनी है? देखिए इसके बारे में मुकेश जी जो है बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने चिट्ठी में लिखा भी है, जवाब है मेरे पास में, मैं जवाब यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड भी दे सकता हूँ। हाइपोथेटिकल नहीं है ये। आप ये बताएं कि यदि मैं आरटीआई, उन्होंने दुष्यंत जी ने आज आरटीआई लगा भी दी है, मैं आपको बता रहा हूँ मुकेश जी, आरटीआई से इनको जवाब तो देना पड़ेगा, हमारे पास उस कंपनी का नाम है, लेकिन बताएंगे नहीं किसी को। देर सवेर जो है 1 महीने के अंदर, डर की कोई बात ही नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, देर सवेर जो है आधिकारिक हमारे हाथ में प्रूफ आएगा तो हरियाणा के आगे हम रखेंगे। पहले नहीं आप आरोप नहीं, आप, मैं बिल्कुल स्पष्ट, आप इसको रिकॉर्डिंग को संभाल करके रखिए। यदि तो रिकॉर्डिंग में आप नाम ही नहीं ले रहे तो संभाल के रख के क्या करेंगे इसका? देखिए आप स्पष्ट है कि कंपनी है एक, यहाँ पर जो है एक पावरफुल मंत्री हैं रोहतक के, उनकी कंपनी को भी ये ठेका दिया गया है, नहीं दिया गया है तो बिल्कुल स्पष्ट है। कैप्टन अभिमन्यु जी, उनकी चर्चा है, घुमा दिया आपने इस बात को, हमने आरटीआई लगाई है, ठीक है, जवाब इनको देना पड़ेगा। आप अदानी कंपनी भी, बहुत सारी कंपनी है, मैं बता रहा हूं, अभी तो ये खेल खुला नहीं है, जिस दिन खेल खुलेगा, जिस तरह केंद्र में आप प्राइवेटाइजेशन करके कुछ कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ भी ऐसा करें, जनहित की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके नाम से ये बयान चला दूं ढुल साहब? क्या जी? आपके नाम से ये बयान चला दूं अगर आपको एतराज ना हो, क्योंकि आपने कहा तो है रविंद्र ढुल साहब का बयान कि कैप्टन अभिमन्यु की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए ये निजीकरण की तरफ बढ़ रही है सरकार। स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, माननीय दुष्यंत जी ने अपनी चिट्ठी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक मंत्री को बेनिफिट पहुंचाया, तो मैं बता रहा हूं ना आपको, उसको चलाइए, आप उस चिट्ठी को चलाइए कि उन्होंने आरोप लगाया सरकार के अंदर बैठे हुए मंत्रियों को भी दिया जा रहा है, आप चलाइए उसको। यदि वो झूठ साबित होता है तो हम जिम्मेवार है हरियाणा के। मंत्री तो कई है ना जी, अब आपने जैसे नाम लिया, या तो वो भी नाम लिख के डालें, हम चला देंगे। आज तक ईटीवी में कोई खबर तो रुकी नहीं है, खैर वापस आएंगे। अभी हो सकता है नाम लेने में आपको भी कोई दुविधा हो, आधिकारिक जानकारी, अधिकारी का आपके पास जानकारी नहीं है, या आपको ये चीज कहने की इजाजत नहीं है, हम इस पे नहीं जाते, ये फिर कंट्रोवर्सी का विषय होगा। चलिए, जब आरटीआई आएगी तब बताना, तब हम चलाएंगे, आपकी आरटीआई आएगी तब चलाएंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो फिर हम आरोप जानकारी हमारे पास में है, तभी उन्होंने अपनी चिट्ठी में ऑफिशियल डीओ लेटर नाम लिखते ना, उसमें नाम लिखते क्यों नहीं लिखा नाम? फिर नाम जब हमारे पास में, जब नाम आएगा तब बताएंगे, मतलब मंत्री का हवा में लिख दीजिए, फिर तो बदनाम करने वाली बात हुई। नरेश कौशल जी, आपके पास हम आ रहे हैं। ये जो पहला दौर रहा अपनी परिचर्चा का, इस पहले दौर का जो आपने सुना, हमारे कर्मचारी वर्ग के नेताओं को सुना, इनेलो को सुना, कांग्रेस को सुना, सरकार को सुना, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी, ये जो भी पार्टियां बात कर रही हैं, इसके खिलाफ बोल रही हैं प्राइवेटाइजेशन के, अगर हम पुराना इतिहास उठा के देखें, जब जब ये पार्टियां खुद सत्ता में रही हैं, तब भी इसको कॉरपोरेशन बनाने का, जो कि पहले बिजली बोर्ड होता था, सभी जानते हैं, और चौटाला के शासनकाल में जी, बंसीलाल के शासनकाल में शुरुआत हुई जी, और वर्ल्ड बैंक उनको हेल्प करने से मना करने लग गया था कि अगर आप नहीं करेंगे, कॉरपोरेशन और प्राइवेटाइजेशन नहीं लाएंगे, उस तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, तो हम आपको मदद नहीं करेंगे। तो ये सारी पार्टियां जो सत्ता में रही हैं, ये धीरे धीरे ऐसे स्टेप लेती रही हैं पहले भी, इसमें कोई संदेह नहीं है जी। लेकिन इसके साथ ही एक बात और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि कोई भी कर्मचारियों को बिना कोई नुकसान हुए कोई चीज लागू करनी है, उसको धीरे धीरे स्टेप लेने चाहिए, ना कि एकदम कोई स्टेप लेकर कर्मचारियों को जिसमें क्षति हो, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। स्टेप तो धीरे धीरे जा रहा है। देखिए, नहीं धीरे। कौशल साहब, आपसे क्योंकि आप पे तो किसी की बंदिश है नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि ये जो फैसला सरकार ले रही है, ये जनता के हक में है, ये कर्मचारियों के हक में है या नहीं? देखिए, मैं जो अपनी बात अपने ढंग से जिस तरह कहना चाह रहा हूँ कि जनता के हित में आजकल हर चीज में कंपटीशन है। अगर सरकार की ही विपौती होगी या कर्मचारियों की ही विपौती होगी किसी सेवा के ऊपर, तो आज वो बात नहीं है। आज हर जो उपभोक्ता है
उपभोक्ता सेवा चाहता है। बिल्कुल। और उत्पादन जो लॉसेज है, लॉसेज कम करने का कितना प्रयास सारी सरकारें कर चुकी हैं, लेकिन लॉसेज बहुत सी जगह कम नहीं होते हुए। तो इसमें मैं कोई बुरी बात नहीं समझता हूं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, एकदम 23 को करने की बजाय जैसे कर्मचारियों ने कहा कि आप एक दो जगह पे करके देखिए। नहीं, कितनी सब डिविजन्स कितनी है? 232 है, 232 प्राइवेटाइजेशन को दे दीजिए, सब डिविजन्स कितनी है? 232 और दोनों का कंपटीशन। एक मिनट मेरे बीच में 273 सब डिवीजन है, जितना आंकड़ा हमारे पास है। मैं ये कह रहा हूं कि सारे सब डिवीजनों को छोड़िए, आप एक उदाहरण के तौर पे एक डिवीजन जो है वो प्राइवेटाइजेशन में दीजिए। नहीं, अभी जैसे 21 जिले हैं, 23 इन्होंने दी हैं। दूसरी तरफ सरकार जो कर्मचारियों को कहिए कि आप ये देखिए और हम इसका आपसे कंपटीशन देखते हैं कि क्या कहाँ पे। देखिए LIC है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरह ट्रेंड किया गया और वो बहुत ही अच्छी लाइन पर आ गई हैं चीजें, कंपनियां भी आ गई हैं और वही कर्मचारी भी अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो कौशल साहब वापस आपके पास लौटेंगे। एक छोटा सा हम कॉमर्शियल ब्रेक हम ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जो ये नफा नुकसान होगा उपभोक्ताओं को, इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर निजी हाथों में जाता है तो क्या इससे आने वाले समय में बिजली महंगी हो सकती है, या दूसरा पक्ष देखें तो क्या निजी हाथों में जाने के बाद जो जिम्मेदारी है वो प्राइवेट पक्ष इसको अच्छे से निभा सकता है, ये जनता के हित की बात होगी, या कंपटीशन आने की वजह से चीज़ें सस्ती होंगी और जो बिजली का लॉस हो रहा है वो कम होगा। इन सभी मुद्दों पर हम बिग बुलेटिन की बिग डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। आप कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये है आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज बात हो रही है हरियाणा में क्या बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है सरकार। ये जो 23 सब डिवीजन निजी हाथों में मेंटेनेंस के लिए दी गई है, इसके मायने क्या हैं? इसमें हर पार्टी अपने अपने लिहाज से बयानात दे रही है। असल बात यह भी है कि सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, चाहे वो बंसीलाल जी की रही हो, चौटाला साहब की रही हो, हुड्डा साहब की रही हो, कोशिशें सबने की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो डिसीजन अभी लिया है वो डिसीजन पहले ले लें, लेकिन इसमें कामयाबी किसी को नहीं मिली। अब इस कामयाबी का सेहरा भारतीय जनता पार्टी अपने सिर बंधवाना चाहती है, लेकिन इस कामयाबी का सेहरा बंधवाने के पीछे कई आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। INLD के पास एक बार फिर से चलते हैं। अब आप ब्रेक के दौरान बता रहे थे कि अब आपके पास फिगर्स आ गए हैं और आपके जो नेता हैं आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, जो मिनिस्टर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं हिसार से, उन्होंने एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया। वो प्रेस नोट आपने हमें भी फॉरवर्ड कर दिया और वो प्रेस नोट की कॉपी हमारे पास भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके मुखमंडल से बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में INLD का इस मामले में जो आरोप है वो सुने, कहिए। देखिए, हमने आरोप पहले भी मुकेश जी बताया था, उस समय पर मैं नाम नहीं ले पा रहा था क्योंकि इस प्रेस नोट की कॉपी मेरे पास में उपलब्ध नहीं थी। माननीय दुष्यंत जी ने प्रेस नोट भी जारी किया है और ट्वीट भी किया है कि कैप्टन अभिमन्यु जी के भाई की कंपनी है श्याम इंडस, उसको 500 करोड़ रुपए का जो टेंडर दिया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि सरकार किस प्रकार से जो है प्राइवेटाइजेशन करके अपने लोगों को बेनिफिट पहुंचाना चाहती है। और उन्होंने अपने प्रेस नोट में एक और चीज लिखी है कि 3 यूनिट जो है एक ऐसी फर्म को दी जा रही हैं जो कि गुजरात में बड़े लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहां पर जो है काम करती रही है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई कंपनी काम कर रही है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं जी, बुराई बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि वो स्टेट के रेवेन्यू को लॉस नहीं पहुंचाती है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो दूसरा आपका बड़ा आरोप ये हो गया कि ये जो एक ठेका दिया जा रहा है 500 करोड़ रुपए का, ये दिया जा रहा है कैप्टन अभिमन्यु के भाई की कंपनी को, जिसका नाम श्याम इंडस है। तो आपको ये आपत्ति है कि ये वाला काम कैप्टन अभिमन्यु साहब के भाई करें,
तो फिर हरियाणा को नुकसान हो जाएगा। वो तो और जगह भी दूसरे राज्यों में भी जाके काम करते रहते हैं, झारखंड में उनका अच्छा खासा काम है, बिजनेस फैमिली है। तो ये इस आरोप का आधार क्या है कि अगर उनको दे दिया तो ये जो सारी कवायद है क्या उन्हीं के नाम पे पर्ची फाड़ रहे हैं आप? देखिए मुकेश जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक चीज रहती है। मैं माननीय अभिमन्यु जी की इज्जत करता हूँ, मुझे पता है वो बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन क्या यहाँ पर हरियाणा के अंदर मंत्री पद पे रहते हुए हरियाणा सरकार उनकी कंपनी को इस प्रकार का बेनिफिट पहुंचा सकती है या नहीं पहुंचा सकती है? कौन सी इन्होंने प्रक्रिया का आपने इस्तेमाल किया है कि इतना बड़ा टेंडर उनको मिला? नैतिकता जैसी चीजों की बात कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है, आप इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते नैतिकता के बेस पर। कैप्टन साहब तो उस पे कह देंगे यार, मैं हूँ यहाँ पे पॉलिटिशियन, वित्त मंत्री हैं, जो मेरे जो भाई हैं उनका तो बिजनेस काम है और वो बिजनेस कर रहे हैं। इसके ऊपर क्या वो अगर वो मंत्री बन गए तो क्या उनके भाइयों को बिजनेस करना छोड़ देना चाहिए? कम से कम आप उस जगह पर इस प्रकार का काम नहीं कर सकते मुकेश जी, जिस सरकार पर जो मंत्री जो है एक बड़ी होल्डिंग पोजीशन में है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और सबसे बड़े मंत्रालय उनके पास में है। उस जगह पर जो है नैतिकता के आधार पर जो है आप इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। और 500 करोड़ रुपए का ठेका, जैसा कि दुष्यंत जी ने आरोप लगाया है, वो ठेका दिया जाना है अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा। नैतिकता की बात हो रही है तो नैतिकता से हम अब रुख करते हैं सीधा कांग्रेस का। बताइए जी मान साहब, नैतिकता की बात कर रहे हैं INLD, ये कह रहे हैं कि कैप्टन साहब के भाई को दिया जा रहा है, उनके पास मंत्रालय हैं, 12-13 विभाग हैं उनके पास, तो ये काम गलत हो रहा है। आप सहमत हैं जी इनसे? नहीं, मैंने तो जब ये चर्चा चल रही थी ब्रेक से पहले, तब जिस नाम की चर्चा थी वो मैंने आपके सामने रखा था, पर मैं इस वक्त कौन सा नाम था वो आप भी बता। कैप्टन अभिमन्यु का मैंने लिया था कि उनकी ये चर्चा है कि उनकी कोई कंपनी है। मतलब कैप्टन अभिमन्यु के नाम पे अब श्रेय कांग्रेस ले रही है, अब इसका भांडाफोड़ आपने किया जी। पहले लिया था ना, चाहे इनको श्रेय दे दो इस बात का। मैं दोनों ले लो, आप दोनों विपक्षी पार्टी है ना। मैं केवल नीतिगत बात करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बात केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहनी कि एक 23 जो सब डिवीज़न है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा बहुत दिन पहले 4 थर्मल प्लांट जो थे हरियाणा में, जिनमें से 2 ये कह करके बंद कर दिए गए कि ये इसकी कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ रही है और हम बाहर से सस्ती बिजली लेंगे। और उसकी हकीकत अब सामने आई। वो वाला आंकड़ा मेरे पास भी है। और ये तकरीबन सभी अगर सरकारों की हम बात करें, जो हम खुद पावर प्लांट लगाते हैं, दर्शकों ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जो पॉलिटिशियन और जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी और बिजली विभाग के कर्मचारी तो जानते होंगे, अगर हम खुद पावर प्लांट में बिजली पैदा करते हैं तो उसका खर्चा आता है 4 रुपये 32 पैसे से लेकर 4 रुपये 48 पैसे तक, ठीक है। लेकिन अगर हम बाहर से बिजली खरीदते हैं, जो हम खरीद रहे हैं, तो हम खरीदते हैं 11 रुपये 54 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। 2015 में 2016 में हमारी सरकार ने इसी दाम पर बिजली खरीदी है। खुद पैदा करते तो लगते 4 रुपये 48 पैसे मैक्सिमम, और हमने खरीदे 11 रुपये 54 पैसे के हिसाब से। क्यों ऐसा खरीदते हैं ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि जनता है, जनता सब जानती है। फिर हम बताते हैं 2015-2016 में 50,520.24 मिलियन यूनिट हमने खरीद की है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना जो पैसा है आपका वो हमारी सरकार ने गलत जगह पर खर्च किया है अपने आप। 11,000 करोड़ जी, रुपए। जी। तो इसका मतलब ये है कि बिजली की जो जनरेशन है, चाहे वो ट्रांसमिशन है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन है और मेंटेनेंस तक, यानी सारी की सारी चीज़ें केवल इस नज़रिए से नहीं कि ये पब्लिक को इससे लाभ होगा, ये कि ये सभी प्राइवेट कंपनियां को दे करके और सरकार अपनी सभी जिम्मेवारियों से पीछा छुड़ाना चाहती है। और प्राइवेट कंपनियां आएंगी तो वो तो देखने की बात होगी कि सेवा में सुधार कितना होगा, लेकिन निश्चित रूप से कोई वो कार सेवा के लिए नहीं आ रही हैं। हरियाणा में मुनाफा है दिखता है, उनको मोटा मुनाफा दिखता है, इसलिए आ रही हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि सरकार को अपनी जो नीति है, वो जो उन्होंने जितने भी कर्मचारी हैं हरियाणा के, उनसे जो भी वायदा किया है, वो भी आश्वासन जो उन्होंने दिए,
उसको किसी को पूरा नहीं किया, न किसी को आश्वासन दिया उसको पूरा किया, चाहे कोई कैटेगरी के मुलाजिम हो। केवल बिजली की तो बात अब आई है, उससे पहले भी जितने थोड़े बहुत आंदोलन पहले टाइम में होते थे या धरने पर बैठते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो आज मंत्रिमंडल में हैं और सीनियर जगह पर बैठे हैं, ये सब जा करके वहाँ जो कर्मचारियों से वादे करते थे, आश्वासन देते थे, क्यों नहीं उसको पूरा कर पा रहे? क्या एक भी ऐसा उदाहरण ये दे सकते? समय कम है, आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ पूरी कर दूं। क्या एक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के कोई ये दे सकता है प्रवक्ता कि हमने कर्मचारी के इस कैटेगरी को बातचीत से उसकी मसला उसको हल किया और उनको ये बेनिफिट दिया? जी धनखड़ साहब, आप बताइए, कोई मसला जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई है उन्होंने आपका हल किया हो? ये रण सिंह मान साहब का सवाल है। अगर आपकी बातचीत बार बार होने के बावजूद भी असफल रहती है तो इसका दोष किसको दें हम? कर्मचारियों को दें, उनके अड़ियल रवैये को दें, या सरकार का अड़ियल रवैया है? जी मुकेश जी, पहले तो मान साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए आज की सरकार तो बिजली बोर्ड के सब स्टेशनों को जो प्लस में चल रहे हैं उनका निजीकरण करना चाह रही है। हरियाणा रोडवेज जो एशिया के 79 परिवहन में नंबर 1 था, 4 फरवरी 2006 को कांग्रेस ने आते ही पहले पॉइंट पे आ जाइए धनखड़ साहब, समय नहीं है हमारे पास। उनको एक्सटेंशन किया 3519, जनता के सहयोग से आंदोलन लड़ा। ये किस मुंह से आज जो है ना कर्मचारी वर्ग की भलाई की बात कर रहे हैं? इन्होंने भी विरासत में ऐसे हालात मिले प्रदेश के कर्मचारी को, कोई भी कर्मचारी वर्ग जो है कांग्रेस से भी नाराज है। नवंबर 2004 से कर रही है। जी देवी जी, आपके पास हम आ रहे हैं। ये जो सरकार की बातचीत फेल हुई है, एस्मा जैसी स्थिति के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा है, और एस्मा के बावजूद आप लोग फिर से 10 बजे कह रहे हैं कि हम हड़ताल पे चला जाएंगे। कोई बीच का रास्ता? ईटीवी, क्योंकि देखा जाता है, सरकार के लोग भी देखते हैं, अधिकारी भी देखते हैं, कोई आपके मार्फत कोई बातचीत हो सकती है कि हड़ताल 10 बजे ना हो रात को और हरियाणा की जनता सुख से सोए, जागे नहीं आज रात हमारा हरियाणा? राजपूत जी, हमारा जो है कोई भी जो है किसी भी प्रकार का जो है बिजली बंद करने का कोई इरादा नहीं है और ना ही हम करेंगे। लेकिन कर्मचारियों के साथ कर्मचारी सच्चाई पे हैं। हाँ। और कर्मचारी सच्चाई पे होने की वजह से जो है भगवान भी उनके साथ होता है। क्यों 11/5 को जो है हमने एक दिन की मास कैजुअल लीव ली और सरकार जो है बिजली चालू करने में नाकाम रही, क्योंकि तूफान इतना बड़ा आ गया कि भाई 48 घंटे तक जो है वो बिजली चालू नहीं हो पाई। आज भी तूफान आ सकता है। और हम जो है बिजली बिल्कुल बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो है 1 अप्रैल से जो है ये बात मांग कर रहे हैं लगातार सब डिवीजन लेवल पे, यूनिट लेवल पे और डीसी के माध्यम से ज्ञापन देते हुए और सड़कों पे चिल्ला रहे हैं। चलिए, बाधित नहीं होगी बिजली। हमें जो है ये आखिरी कमेंट सरकार का हम लेना चाह रहे हैं। बिजली बाधित नहीं होगी, ये आपके लिए थोड़ी सी एक मिनट सुन लीजिए नेताजी, सुन लीजिए। अब इतना समय नहीं है ना, आपको समय दिया बोलने के लिए। सरकार का लास्ट पक्ष ले रहे हैं, बिजली बाधित नहीं होगी इस चीज से, तो कम से कम बिजली बाधित नहीं होगी। सब लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए। मुकेश जी, आपने मुझे बहुत कम समय दिया, बाकी लोगों ने अटैक खूब किए। इंडस कंपनी किसी व्यक्ति की हो सकती है, लेकिन व्यापार करना किसी को अपराध नहीं है। कम से कम कांग्रेस और इनेलो की तरह हम भ्रष्टाचार से पैसे नहीं कमाते, हम मेहनत करके पैसे कमाते हैं। इंडस कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है जो कि इसी सब डिविजन में अलग अलग में काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम करती है इसी बिजली विभाग में। बात रही जो बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। जवाब नहीं है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। किसी अब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ये वाली बात समय के हिसाब से, एक मिनट, अब सुन लीजिए, समय खत्म हो गया, अब ये समय समाप्त हो गया। ये वाली बात जब सोनिया गांधी के जवाई साहब पे आ रही थी ना, वाड्रा साहब पे, तब तो आप उछल के नारे लगा रहे थे, ढील देके दिया गया है ना। अब जब कैप्टन अभिमन्यु पर बात हो रही है तो आपको इसमें कुछ बुरा नहीं लगता। बहरहाल जनता है, जनता सब जानती है, ऐसा नहीं कि और ये आरोप लगेंगे तो आरोप का जवाब भी देना होगा। आज का जो बिग बुलेटिन है उसका समय अब समाप्त हो गया है। बहरहाल कौन कितने पानी में है ये आप जानते हैं, और ये कहें कि इस हमाम में सभी नंगे हैं तो भी गलत नहीं होगा। कौशल साहब, जाते जाते आपसे हामी भरवा लूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। माफी भी आपसे चाहूंगा क्योंकि लास्ट में समय नहीं दे पाए हम आपसे। मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहूंगा कि प्रदेश के हित में और जनता के सेवा के हित में एकदम से प्राइवेटाइजेशन गलत है, लेकिन साथ में कर्मचारियों को भी ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि अगर वो अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। जी, 1,00,000% की बात कौशल साहब ने कही और अब घड़ी की सुई कह रही है
कि बिल्कुल इस परिचर्चा को यहीं पर विराम दे दूं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि बिग बुलेटिन के बाद भी ईटीवी पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदस्तूर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।